दोस्तों नमस्कार। क्या संसद, क्या सड़क, क्या चुनावी रैली और क्या गठबंधन के बीच बातचीत के पैंतरे, हर की नजर 2024 के चुनाव को लेकर है। लेकिन आप एक क्षण के लिए सोचिए, हर कोई चुनाव देख रहा है और स्थिति ऐसी आ जाए कि झोला उठाकर जाना पड़ जाए तो चुनाव कौन लड़ेगा, किससे लड़ेगा? क्या वाकई ऐसे हालात खास तौर पर अडानी कांड के बाद इस देश में बन रहे हैं? न सिर्फ एलआईसी बल्कि सरकारी खजाने से भी हर दिन 1,500 करोड़ से ज्यादा रुपया लगातार बह रहा है, कम हो रहा है। क्या किसी की नजर है इस दौर में शेयर बाजार के भीतर जो लाखों करोड़ रुपया हवा हवाई हो गए, तो क्या इस देश की इकोनॉमी को लेकर कोई राजनीतिक पार्टी चिंतित भी है? सत्ता ही चिंतित है, क्योंकि प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री या कैबिनेट मिनिस्टरों की कतार ही क्यों ना हो, हर की नजर चुनाव पर है। और यही वो चुनाव है जो 2024 तक के चुनाव का रास्ता बनाते हैं। लेकिन आज इससे उलट अडानी कांड के बाद की ऐसी परिस्थितियां अब इस देश में उभर रही हैं जो शायद भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाल रही है। जनता का पैसा, सरकारी खजाने का पैसा, अलग अलग संस्थानों में लगा हुआ पैसा और अलग अलग संस्थानों के मुनाफे से जो डिविडेंड आता है, जिसको सरकार समेटती है और इस देश को चलाती है, रुकावट, व्यवधान वहां भी है। कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखें उससे पहले एक बात और समझ लीजिए। जब सरकार ही चुनाव की दिशा में देखने लगे, इकोनॉमी को लेकर आंख मूंद ले, तो फिर जान जाइए खतरे की घंटी बड़ी हो रही है। एलआईसी में कितना पैसा हर दिन शेयर बाजार में उस कंपनी पर फूका गया, जो ना फूका जाता तो इस देश का 50,000 करोड़ रुपया, जिसको आप नॉशनल मनी कहिए या नेशनल मनी कहिए, उससे बच सकते थे, लेकिन नहीं बचे। हमें लगता है कि आज पहले आप इस बात को समझिए कि सरकार ने कोई जांच क्यों नहीं कराई। सुप्रीम कोर्ट के रास्ते ही वह सारी चुप्पी को क्यों ओढ़े हुए है? क्योंकि एलआईसी के ऊपर यह पहली बार दाग नहीं लगा है। एलआईसी जब बनी थी, उसी वक्त पार्लियामेंट में एक सवाल उस वक्त के एक सांसद ने यह कहकर उठाया था कि कलकत्ता के एक उद्योगपति की 6 डूबी हुई कंपनियों पर तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया एलआईसी ने लगा दिया है, और उसको लगाने के पीछे उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस सेक्रेटरी दोनों हुआ करते थे। और उसके बाद उस दौर में हम जिक्र आपसे 65 बरस पहले का कर रहे हैं, 1957, जब इस देश में मुंद्रा कांड हुआ था। और उस वक्त नेहरू ने जांच की इजाजत दी। 28 दिनों के भीतर मुंबई हाई कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट दी और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन तब महज इस्तीफे का जिक्र नहीं, बल्कि उसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और तब के मंत्री को पर 22 बरस की जेल की सजा सुनाई गई। आज ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कोई चुनाव की मदहोशी में है। तो इस देश के भीतर की परिस्थिति को कौन जानेगा, कैसे जानेगा? हमें लगता है आज इस कच्चे चिट्ठे को खोला जाए। जिक्र एलआईसी से करें, जिक्र हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो असर पड़ा इस देश की इकोनॉमी पर उससे करें, या फिर अडानी की कंपनियों का जिक्र करें। हमें लगता है देश में जनता का जहां पैसा लगा है उससे शुरुआत करते हैं, क्योंकि जिस रूप में जब यह रिपोर्ट आई 24 जनवरी के दिन, तो 25 जनवरी को अगर एलआईसी सचेत हो जाती तो 50,000 करोड़ रुपया एलआईसी का बच जाता। आप कहेंगे ये नॉशनल मनी है, हम कह रहे हैं नेशनल मनी है। क्योंकि एलआईसी ने उस दौर में जहां जहां पैसे लगाए उसमें कितना घाटा किस रूप में उठाया, आज जरा इसको समझने के लिए शुरुआत में सिर्फ इतना समझिए कि 24 जनवरी 2023 एलआईसी ने जो शेयर्स लिए हुए थे वह 81,268 करोड़ के थे। 24 जनवरी 2023, 27 जनवरी
यानी 25 और 26 को जो त्राहिमाम मचा इस देश के भीतर में अडानी की कंपनियों को लेकर एलआईसी 81,000 करोड़ से नीचे आकर 56,142 करोड़ पर आ गई। यानी 2 दिनों के भीतर 16,580 करोड़ का सीधे सीधे नुकसान हुआ। लेकिन एलआईसी फिर भी नहीं थमी। एलआईसी को मैंडेट सरकार ने दिया था। एलआईसी के जो चेयरमैन है वह मार्च में रिटायर होने वाले हैं। इससे पहले भी वो रिटायर होने वाले थे, उनको एक्सटेंशन दे दिया गया था। अभी तक इस बार के एक्सटेंशन की खबर नहीं आई है। लेकिन 60 बरस की उम्र में रिटायरमेंट की जगह सरकार नोटिफिकेशन ले आई थी 2021 में कि अब 62 बरस में रिटायर होंगे। तो क्या ये सब कुछ सोचे समझे तरीके से होता है? क्योंकि ईडी में भी 3 बार इसी तरीके से एक्सटेंशन दिया गया। इसी तरीके से इस देश में सीएजी को लाकर बैठा दिया गया। कानो कान किसी को खबर नहीं हुई। लेकिन लौटिए दोबारा एलआईसी पर। जनवरी 2023 81,268 करोड़ के शेयर एलआईसी के, उसकी कीमत घट गई 2023 के 27 जनवरी को 56,142 करोड़ और 27 तारीख को फिर झटका लगा 8,546 करोड़ का। यानी लगातार झटके दर झटके लगभग 8,500 करोड़ के हर दिन लग रहे थे। और होते होते आज की तारीख में वो 33,139 करोड़ पर आ गई। यानी इस दौर में जो झटका लगता चला गया वह लगभग 49,000 करोड़ से ज्यादा का है। अगर प्रतिदिन निकालिएगा तो 1,603 करोड़ रुपया हर दिन एलआईसी का 24 जनवरी के बाद से डूबता चला गया। दोषी कौन होगा? जिम्मेदारी कोई लेगा इस देश में? कोई नहीं लेगा, क्योंकि पैसे की कमी सरकार के पास है नहीं, रिजर्व बैंक पास में है ना, या फिर जो चकाचौंध दिखाई जाती है वह भी है ना। लेकिन फिर लौटिए इस पर, जहां वो पैसे लगा रही थी, किस रूप में लगा रही थी। तो सोचिए पहले 2 दिन में यानी 25 जनवरी और 26 जनवरी को टोटल गैस में 6,232 करोड़ का सीधा नुकसान एलआईसी को। इंटरप्राइजेज में, अडानी इंटरप्राइजेज में 3,245 करोड़ का सीधा नुकसान। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 3,095 करोड़ का नुकसान। अडानी ट्रांसमिशन में 3,042 करोड़ का नुकसान। अडानी ग्रीन में 875 करोड़ का नुकसान। यह सिर्फ पहले 2 दिनों की घटना है। और अगर इस प्रक्रिया को आप समझ रहे हैं तो अगर बीते 30 दिनों के भीतर अगर यह झटका 50,000 करोड़ के लगभग पहुंच जाता है तो यकीनी तौर पर कोई भी कहेगा जिम्मेदारी कौन लेगा। यह सवाल इसलिए बड़ा अब हो चला है क्योंकि आज की तारीख में जब इस बात का जिक्र बार बार हो रहा है कि कितना नुकसान हुआ है तो वह कीमत आती है 49,728 करोड़। इतना रुपया एलआईसी को देने की स्थिति में सरकार कभी नहीं रही। पैसा लेती जरूर रही। तो हम आपको बताते हैं कि मार्केट वैल्यू जो होती थी 31 दिसंबर 2022 को और 23 फरवरी या 24 फरवरी 2023 के बीच में कितना बड़ा गैप आ गया। एलआईसी के शेयर्स जो बाजार में चल रहे थे और तो और एलआईसी की जो टोटल इक्विटी एसेट अंडर मैनेजमेंट जो 31 दिसंबर 2022 को 10,91,000 करोड़ था, वह भी इस दौर में कितना कम हो गया और जिम्मेदारी किसी की नहीं। अब यहां पर आइए कि दरअसल कितना पैसा किस रूप में एलआईसी ने इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है वह कितना पैसा किस कंपनी में लगाया हुआ है और उस कंपनी के शेयर जिस रॉकेट की तरीके से नीचे जा रहे हैं। इस देश के सामने दूसरा बड़ा संकट उस शेयर बाजार को लेकर है जिस शेयर बाजार की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इस देश के बैंक्स जो इक्विटीज के जरिए काम करते हैं, म्यूचुअल फंड के जरिए काम करते हैं, इसके अलावे इस देश में इन्वेस्टमेंट का कोई रास्ता लोगों के लिए बचा नहीं। तो वो क्या करेंगे? तो ऐसे में क्या ये नई परिस्थिति है कि लोगों का पैसा उस शेयर बाजार को डेवलप करने के लिए डुबोया जाए या फिर राजनीति साधने के लिए उस शेयर बाजार को ऊपर उठता हुआ दिखाया जाए? लेकिन अडानी कांड का नया पेंच सबसे बड़ा यह है कि जितनी बड़ी तादाद में शेयर गिरे हैं और उसका जो वैल्यूशन है, हिडनबर्ग रिसर्च ने 85% कहा था और 84.6% वैल्यूशन इस दौर में नीचे आ गया है।
अडानीज अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अभी की तारीख में, आज के वक्त में जो लाइव चलते रहता है दुनिया भर के बिलियनियर्स को लेकर, अडानीज का नंबर 33 है। हम लोग 2 और 3 का जिक्र करते थे, अभी की तारीख में वो 33वें नंबर पर है। लेकिन लौटिए फिर दोबारा इस पर कि किस रूप में एलआईसी इसलिए जरूरी है। अडानी इंटरप्राइजेज में एक वक्त उसने 18,592 करोड़, हम दिसंबर यानी 1 जनवरी की तारीख इसलिए ले रहे हैं कि 2023 पहले दिन और 2023 का 24 फरवरी यानी कल शाम तक की स्थिति जो शेयर बाजार की थी, दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना बड़ा अंतर आया है। अडानी इंटरप्राइजेज में 1 को पैसा लगा हुआ था 18,592 करोड़, आज की तारीख में 6,686 करोड़। यह है वैल्यूशन। अडानी पोर्ट एंड एसईजेड उस समय पैसा लगा हुआ था 16,155 करोड़, आज ये घटकर 10,939 करोड़। अडानी ट्रांसमिशन उस समय पैसा लगा हुआ था 10,541 करोड़ 1 जनवरी को, और आज की तारीख में वो घटकर 3,048 करोड़। सबसे ज्यादा झटका टोटल गैस में लगा है, उस समय पैसा था 24,236 करोड़, आज की तारीख में वो घटकर 5,202 करोड़। अडानी ग्रीन एनर्जी 3,923 करोड़ जो घटते हुए पहुंच गया 1,040 करोड़ पर। अंबुजा सीमेंट और एसीसी खरीदा गया, इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साख थी, लेकिन खरीदने के बाद की स्थिति देखिए 6,582 करोड़ 1 जनवरी को, और अभी की स्थिति में 4,233 करोड़। एसीसी सीमेंट 2,937 करोड़, अभी की स्थिति में 2,091 करोड़। हर चीज नीचे जा रही है, और यहीं से सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि शेयर बाजार का अपना मार्केट कैप जो है वो अडानीज की रिपोर्ट को आने से पहले 260 लाख करोड़ का था, जो घटकर 240-41 लाख करोड़ पर आकर टिक गया है। यानी 19 लाख करोड़ का इस दौर में चूना लग गया शेयर बाजार को। इस 19 लाख करोड़ में से लगभग 12 लाख करोड़ सीधे सीधे अडानीज के शेयर से जुड़े हुए हैं। 11,99,256 करोड़, यानी हिडेनबर्ग की जब रिपोर्ट नहीं आई थी उस समय अडानी का जो मार्केट कैप, जो 10 लिस्टेड कंपनियां थी, उनका लगभग 19 लाख करोड़ था। आज की तारीख में वो घटते घटते 7,20,000 करोड़ हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि इस देश की इकोनॉमी से इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ और इस देश में कोई जांच अभी तक क्यों नहीं बैठी। जांच तो दूर है, पूछताछ भी क्यों नहीं हुई। और इतनी बड़ी तादाद में कोई कंपनी नीचे जाती है तो इस दुनिया भर के जो शेयर बाजार है उनका इतिहास क्या कहता है। उनका इतिहास बहुत साफ कहता है, अगर जैसे ही आप 75% से नीचे आ जाते हैं, जो आपका मार्केट कैप होता है शेयर बाजार के जरिए जो वैल्यूशन होता है, उसके बाद कंगाली की परिस्थितियां निकट आकर खड़ी हो जाती है। दुनिया में उसकी साख खत्म होती है, बाहर से पैसा लगना बंद होता है, और भारत के भीतर तो चंद पैसे अपने मुट्ठी में समेटे हुए लोग जो शेयर बाजार में घुसते हैं, उनकी दिलों की धड़कन तो इस दौर में लगातार बढ़ी हुई है, क्योंकि 8 लाख करोड़ रुपया उन्होंने इस दौर में गंवाया है। आप फिर कहेंगे ये नोशनल वैल्यू है, लेकिन इस देश की इकोनॉमी में नोशनल एस्पेक्ट ही तो प्रधानमंत्री की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर जुड़ा है। जब उन्होंने 5 ट्रिलियन का जिक्र किया, जब उन्होंने इस देश को विकसित देश अगले 25 बरस में बनाने का जिक्र किया, यह पूरी इकोनॉमी अगर नीचे आ रही है और वैल्यूशन के तौर पर नीचे आ रही है, तो अगला असर क्या होगा। अगला असर इस देश के भीतर का सबसे बड़ा यह है कि इसी दौर में भारत का जो सरकारी खजाना है, जहां पर पैसा रखा जाता है कि कोई क्राइसिस आ जाए तो उससे निपटा जा सके, तो इसको पहले राउंड में इस तरीके से समझिए कि बीते हफ्ते यानी बीते 7 दिनों में 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक का जो आखिरी आंकड़ा आरबीआई ने जारी किया, उसने कहा कि लगभग $5.68 बिलियन गायब हो गया। यानी सरकार के खजाने से इतना पैसा उसको रिलीज कर देना पड़ा जो संरक्षित मनी थी। ये कितना होता है रुपए में? ये होता है तकरीबन 47,071 करोड़ रुपया। ये पैसा एक हफ्ते के भीतर,
उससे ठीक पहले के हफ्ते में यानी 3 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में 8.3 बिलियन डॉलर, इसको रुपए में तब्दील कीजिएगा तो 68,805 करोड़ रुपए, यानी 14 दिनों के भीतर 1,15,876 करोड़ रुपए जो सुरक्षित फॉरेक्स मनी होती है, जो डॉलर के तौर पर होती है, वह कम हो गई इस दौर में। यानी प्रतिदिन 8,276 करोड़ रुपए फरवरी के महीने में सुरक्षित मनी के तौर पर निकल गए हैं बाहर। सारी कड़ियों को जोड़ना शुरू कीजिए। 1,500 करोड़ से ज्यादा, 1,600 करोड़ से ज्यादा हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद एलआईसी का पैसा डूबना शुरू होता है। इस दौर में जो संरक्षित मनी है, जो सुरक्षित मनी है, जो सरकारी खजाना जिसको हम कहते हैं, वह इस महीने में लगभग 8,276 करोड़ रुपए कम होना शुरू होता है। तो इस देश के भीतर में ओरिजिनली जब परिस्थिति थी, उस दौर में भी हमारी कोई आर्थिक स्थिति को संभालने वाला ऐसा नहीं था कि राजनीति भी ताड़ें, चुनाव भी जीतें और इकोनॉमी भी संभाले, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो रिपोर्ट बतलाती है रिजर्व बैंक के भीतर की, वो कहती है अक्टूबर 2021 में भारत के पास 645 बिलियन डॉलर हुआ करता था, जो फॉरेक्स मनी, जो विदेशी पूंजी जो हमारे पास पड़ी होती है, उसको अगर रुपए में तब्दील कीजिएगा तो तकरीबन 53,44,000 करोड़ रुपया। लेकिन वह घटते 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 बीते हफ्ते के 17 तारीख तक आकर खड़ी हो गई 46,52,000 करोड़ रुपए पर। यानी बीते 1.5 साल में अगर आप एवरेज निकालिएगा तो 1,497, यानी तकरीबन 1,500 करोड़ रुपए हर दिन इस देश में जो जमा पूंजी सरकारी खजाने में थी, वह कम होती चली जा रही है। अब यहां पर जो एक सवाल उससे भी बड़ा इस दौर में इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब इतनी इकोनॉमी कम हो रही है तो अडानीज की कंपनी ऐसे मायने में क्यों रखी जाती है, इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि गैस, पावर सेक्टर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ट्रांसमिशन, रिटेल सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और मीडिया सेक्टर, इन तमाम सेक्टर्स को जब जोड़िएगा तो उसके बाद अडानीज दुनिया के किसी भी कंपनी की तुलना में और भारत के भीतर जितने बड़े क्षेत्रों में फैले हुए हैं, उतने बड़े क्षेत्रों का लाइसेंस दुनिया के किसी कॉरपोरेट को इस रूप में नहीं दिया गया जो इनको दिया गया। अब यहां पर अगला सवाल है कि इस दौर में कितनी कमी आ गई और क्यों आ गई, और अगर आ गई तो इसका असर अब क्या होने वाला है। नया पेच यह कहता है कि जिस इकोनॉमिक वैल्यूशन के आसरे दुनिया के बाजार से हम पैसा उठा रहे थे, जब उसमें रोक लग गई तो हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं है कि हमारे सरकारी खजाने से हम पैसे को निकालना शुरू करें। उसके अलावे कोई दूसरा रास्ता अगर नहीं है तो ये क्या धीरे धीरे और परिस्थिति नाजुक होगी। और अगर ऐसा पेच है तो क्या एलआईसी को और एसबीआई के ऊपर और पीएनबी के ऊपर जो आरोप लगे उसमें फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ने हिम्मत क्यों दिखा दी कि हम तो पैसा देंगे, लेकिन उससे भी चीजें नहीं संभली। इसी दौर में सरकार ने चुप्पी क्यों थाम ली। इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के दायरे में चुनाव 1 बरस के बाद है। उस 1 बरस के बाद के चुनाव को देखने के लिए राजनीतिक तौर पर विपक्ष कहता है कि हम अगर एक हो जाएं तो बीजेपी 100 सीट भी ना ले पाए। लेकिन अगर यही विपक्ष सही मायने में इस देश के लोगों को बताने लगेगा कि अब आने वाले वक्त में रोजगार तो दूर की गोटी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप कर पाना भी दूर की गोटी है, जो बेसिक 8 कोर सेक्टर होते हैं उसको भी हम विकसित या फिर उसको डेवलपमेंट की दृष्टि से ला पाने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे क्योंकि पैसा नहीं है। आप बार बार सोचते होंगे पैसा तो इतना है। हम आपको एक उदाहरण और देते हैं। अभी फिजी में हिंदी दिवस मनाया गया, जो हिंदी भाषा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक सम्मेलन होता है, वह फिजी में हुआ। आपको जानकर हैरत होगी, सरकारी कर्मचारियों की लिस्ट बनी तकरीबन 160-65 लोगों की और कहा गया कि ये फिजी जाएंगे।
लेकिन आखिरी वक्त में कुछ लोग तो फिजी एयरपोर्ट पर उतर भी गए। आखिरी मूवमेंट में जानकारी आई कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम 150 लोगों को फिजी भेज सकें। तो एक झटके में नाम कटते कटते 51 लोगों के नाम बचे, यानी हवाई यात्रा फिजी में कराना, वहां 3 दिन सम्मेलन में शामिल होना जो हिंदी के नाम पर है और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, उसमें भी लोगों को भेजने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हाथ खड़े कर दिए। और वह भी कब? जब कुछ लोग हवाई जहाज में सवार होकर जा चुके थे, यानी आखिरी मूवमेंट तक। जो पैसा नहीं होने की बात है, अब उसका असर सीधे तौर पर इस दृष्टि से आइए, जिन क्षेत्रों का हम जिक्र कर रहे हैं, जो बार बार इसका जिक्र करते थे कि नहीं नहीं कॉरपोरेट खूब नौकरी देता है और कॉरपोरेट में काम करना चाहिए और कॉरपोरेट इस देश के डेवलपमेंट से जुड़ा है। एक लाइन में समझ लीजिए, कॉरपोरेट मुनाफे से जुड़ा है और वो निजी मुनाफे के आश्रय ही कॉरपोरेट अपना नेटवर्थ बढ़ाता है। अब यहां पर सवाल यह है कि जो कंपनी एक महीने के भीतर 3,44,000 करोड़ से नेटवर्थ कम होकर 91,000 करोड़ पर आ जाए, जो टोटल गैस का जिक्र कर रहे हैं, जो अडानी इंटरप्राइजेज है जहां सबसे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, 2,38,000 करोड़ से घटकर 1,60,000 करोड़ पर आ गई। ट्रांसमिशन 2,28,000 से घटकर 87,984 करोड़ पर आ गई। जो ग्रीन एनर्जी है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं और सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर अडानीज की ही कंपनी है, वो 2,26,000 करोड़ से घटकर 85,000 करोड़ पर आ गई। तब आप कल्पना की शुरुआत कीजिए कि अगर ऐसी हालत है और जो घटते चला गया उसमें अगर देखना शुरू कीजिएगा तो हर के शेयर, हर का वैल्यूशन इस लिहाज से घट रहा है कि इस देश के भीतर में आप रोजगार कैसे देंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, इंपोर्ट पर आश्रित क्यों नहीं होंगे, और जो घाटा होगा व्यापार घाटा वो बढ़ेगा क्यों नहीं, उसकी पूर्ति के लिए खजाना आप क्यों नहीं लुटाने की स्थिति में आएंगे। पेंच बड़ा है। अडानी कांड का पेंच सिर्फ अडानी की 8-10 कंपनियों के वैल्यूशन तक नहीं टिका हुआ है, हमारी पूरी इकोनॉमी ने उसको दायरे में लिया है। और उस दायरे के ध्वस्त होने के बाद 3 परिस्थितियां सरकार के सामने है। पहली परिस्थिति है, क्या सरकार पीएसयूज को बचाने की दिशा में अब बढ़ेगी या अभी भी बेचने की दिशा में ही जाएगी, पब्लिक सेक्टर के जो उपक्रम है उसको बेचेगी या बचाएगी। दूसरा सवाल, इस देश के भीतर में जो हर बरस करोड़ों बच्चे डिग्रीधारी होकर निकलते हैं, उनके लिए कोई रास्ता है या मुद्रा योजना है जिसमें 50,000 रुपए बैंक से मिल जाएं या 2 लाख रुपए मिल जाएं या 10 लाख का जिक्र जो होता है, जो लगभग 1% को भी नहीं मिल पाता है। वही मुद्रा योजना के आश्रय सबको कहेंगे तुम अपने हिसाब से पकौड़े बनाओ या चाय बनाओ या कुछ भी करो। ऐसी स्थिति में देश की इकोनॉमी को लाकर खड़ा किया जाएगा या कुछ सोचा जाएगा। और तीसरी परिस्थिति इस देश की उस राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी है जिसमें सबका ध्यान चुनाव पर है और इस देश के भीतर के उन हालातों को कोई नहीं समझ रहा है कि 2024 आते आते अगर ऐसी स्थिति जो अभी की रफ्तार है बीते 30 दिनों की, ये रफ्तार कंटिन्यू कर गई तो झोला उठाकर कौन भागेगा। नजर जरूर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।